हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार जबरदस्त यूपी ट्रिपल एस सी एनएम के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में पढ़ने वाले आज मिडवाइफरी एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 115 के साथ लेक्चर नंबर 115 के साथ एकदम शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से पिछले वर्ष के टॉप 30 क्वेश्चन के साथ। इन 300 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं, यदि आप यूपी एनएम के साथ साथ बिहार, राजस्थान, झारखंड किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए शानदार सेशन होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं आगे, फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। गर्भाशय को कौन सा भाग भ्रूण को धारण करता है? Which part of uterus holds the fetus? मतलब गर्भाशय का कौन सा भाग भ्रूण को धारण करता है? फंडस, बॉडी, गर्भाशय ग्रीवा या इस्थमस? तो हमारा गर्भाशय का कौन सा भाग भ्रूण को धारण करता है? तो हमारा हो जाएगा बॉडी यानी शरीर। गर्भाशय का मध्य भाग यानी हमारा बॉडी भ्रूण के विकास के लिए क्या होता है? जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भ्रूण के हृदय की धड़कन पहली बार अल्ट्रासाउंड में कब दिखाई देती है? 3 सप्ताह, 5, 7, 9। तो हमारा जो भ्रूण के हृदय की धड़कन होती है पहली बार कब सुनाई देती है यानी कब दिखाई देती है? तो हमारा गर्भाशय में लगभग 5वें सप्ताह पर भ्रूण की हृदय गति अल्ट्रासाउंड में क्या हो सकती है? देखी जा सकती है। जो मतलब क्या, भ्रूण का हृदय गति मतलब भ्रूण सांस ले रहा है या उसके हृदय की धड़कन धड़क रहा है, उसे कब देख सकते हैं? अल्ट्रासाउंड में 5वें सप्ताह में देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है पोस्टमार्टम हेमोरेज में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑक्सीटोसिन देना चाहिए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या रक्त आधान करना चाहिए या यूटेराइन मसाज करना, गर्भाशय की मालिश करनी चाहिए या हिस्टेरेक्टोमी का निष्कासन करना चाहिए या करा क्या हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय निष्कासन करना चाहिए। तो पोस्टमार्टम हेमोरेज में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो पोस्टमार्टम हेमोरेज में सबसे पहले ऑक्सीटोसिन देना चाहिए। क्या देना चाहिए? ऑक्सीटोसिन देना चाहिए। पीपीएच में जो हमारा पोस्टमार्टम हेमोरेज है में यूटेरस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, यूटेरस को क्या करने के लिए? कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? के लिए ऑक्सीटोसिन प्राथमिक उपचार होता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय जांच कौन सा है? प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय जांच कौन सी है? योनि परीक्षण, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई या सीटी स्कैन? तो कह रहा है प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय जांच होती है वेजाइनल टेस्ट। क्या होती है? चौथा हमारा हो जाएगा वेजाइनल टेस्ट, नहीं, हमारा हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। प्लेसेंटा प्रीविया की पुष्टि के लिए सबसे विश्वसनीय जांच कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड होती है। अल्ट्रासाउंड प्लेसेंटा की स्थिति को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नेक्स्ट, करा गेस्टेशनल डायबिटीज की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ब्लड शुगर टेस्टिंग या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट या रैंडम शुगर टेस्ट या HbA1c टेस्ट? तो कह रहा गेस्टेशनल डायबिटीज की पुष्टि के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो हमारा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से शरीर की ग्लूकोज सहन शक्ति ज्ञात हो जाती है। नेक्स्ट, कितना ग्लूकोज क्या करता है? हमारा शरीर सहन कर सकता है। नेक्स्ट, करा ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले कौन सा भाग बाहर आता है? सिर, नितंब यानी बटक्स, शोल्डर कंधा, एडोन यानी पेट? तो हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन में सबसे पहले बाहर आने वाला हिस्सा कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नितंब, जिसे कहते हैं बटक्स। करा ब्रीच प्रेजेंटेशन में भ्रूण के नितंब सबसे पहले बाहर आते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, कर रहा है पॉलीहाइड्रामिनियोस का कारण क्या है? मैटरनल डिहाइड्रेशन या फेटल एटोनी या एंसेफेली, भ्रूण विकृति या एंसेफेली या ओरिगोरिया या लो बीपी?
तो क्या रहा, कह रहा पॉलीहाइड्रोमिनियोस का कारण क्या है। तो पॉलीहाइड्रोमिनियोस का कारण ही हमारा फेटल एनोमली यानी भ्रूण विकृत या एन्सेफेली। भ्रूण निगलने में असमर्थ होने पर एम्ब्रियोटिक द्रव अधिक हो जाता है। भ्रूण क्या होगा, निगलने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है, तो पॉलीहाइड्रोमिनियोस रहता है, यानी क्या होगा, एम्ब्रियोटिक द्रव क्या अधिक हो जाएगा, जिससे क्या होगा, भ्रूण में विकृति आ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कह रहा पोस्टनेटल पीरियड कितने दिनों तक रहता है। पोस्टनेटल पीरियड कितने दिनों तक रहता है, 10 दिन, 21 दिन, 42 दिन या 60 दिन। तो हमारा जो पोस्टनेटल कौन सा पीरियड, पोस्टनेटल पीरियड कितने दिनों तक रहता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 42 डेज। कह प्रसव के 6 सप्ताह तक की अवधि को सूती काल कहते हैं। मतलब क्या होगा, यह कितने दिन तक रहता है, 42 दिन तक रहता है, यानी 6 सप्ताह यानी 6 सते 42 दिन। नेक्स्ट कर लेबर पेन के दौरान कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से सक्रिय होता है, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या रिलैक्सिन। तो कह रहा है लेबर पेन के दौरान कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से सक्रिय होता है। तो लेबर पेन के दौरान सबसे ज्यादा कौन होता है, ऑक्सीटोसिन सक्रिय होता है। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, गर्भाशय संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे प्रसव होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, नॉर्मल लेबर की अवधि मल्टीपैरा महिला में कितनी होती है, 6 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या 24 घंटे। तो कह रहा नॉर्मल लेबर की अवधि मल्टीपैरा महिला में कितनी होती है। तो नॉर्मल लेबर की अवधि मल्टीपैरा महिला में कितनी होती है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 घंटे। कितना होगा, 6 आवर। मल्टीपैरा महिलाओं में प्रसव अपेक्षाकृत तेज होता है। नेक्स्ट प्रसव के दौरान भ्रूण की स्थिति फेटल पोजीशन निर्धारित करने का सबसे सटीक तरीका क्या है, उदर परीक्षण या वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी योनि परीक्षण या एक्सरे या अल्ट्रासाउंड। तो प्रसव के दौरान भ्रूण की स्थिति निर्धारित करने का सबसे सटीक तरीका क्या है। प्रसव के दौरान भ्रूण की स्थिति निर्धारित करने का सबसे सटीक तरीका क्या है, हमारा राइट आंसर होगा वेजाइनल एग्जामिनेशन यानी योनि परीक्षण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा योनि परीक्षण। योनि परीक्षण से भ्रूण के प्रेजेंटेशन और पोजीशन को सटीक रूप से जाना जा सकता है कि मतलब किस स्थिति में भ्रूण है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा गर्भावस्था में रक्त अल्पता एनीमिया की परिभाषा क्या है। एचबी 13 ग्राम पर डीएल से क्या हो, कम हो, या एचबी 12 ग्राम पर डीएल से कम हो, या एचबी 11 ग्राम पर डीएल से कम हो, या एचबी 10 ग्राम पर डीएल से कम हो। तो कितना होना चाहिए, गर्भावस्था में रक्त अल्पता एनीमिया का परीक्षण की परिभाषा है हमारा जो हमारा होना चाहिए क्या, एचबी कितना हो, 11 ग्राम पर डीएल से कम होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। डब्ल्यूएचओ के अनुसार गर्भवती महिला में एचबी 11 ग्राम पर डीएल से कम होना एनीमिया कहलाता है। नेक्स्ट एचबी मतलब क्या, हीमोग्लोबिन क्या हो, 11 ग्राम पर डीएल से कम होगा तो क्या होगा, उसे कहेंगे क्या, एनीमिया यानी खून की कमी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा भ्रूण की हड्डियां किस सप्ताह में कैल्सीफाई होती हैं, 8 वीक, 12 वीक, 16 वीक या 20 वीक। तो हमारा जो कह रहा भ्रूण की हड्डियां किस सप्ताह में कैल्सीफाई होती हैं। तो भ्रूण की अस्थि संरचना 12वें सप्ताह में कैल्सीफाई होने लगती है, यानी 12वें सप्ताह यानी 12 वीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का प्रीक्लेम्सिया का प्रमुख कारण क्या है, प्रोटीन की कमी, प्लेसेंटा का असामान्य रक्त प्रवाह, संक्रमण यानी इन्फेक्शन, या हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोन असंतुलन। तो कह रहा प्रीक्लेम्सिया का प्रमुख कारण क्या है। प्रीक्लेम्सिया का प्रमुख कारण होता क्या है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एबनॉर्मल प्लेसेंटल परफ्यूजन। प्लेसेंटा में असामान्य रक्त प्रवाह, प्लेसेंटा में क्या हो, असामान्य रक्त प्रवाह होता है। प्लेसेंटा में रक्त प्रवाह की गड़बड़ी से उच्च रक्तचाप और प्रोटीन यूरिया क्या होती है, होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बेहतरीन शानदार जबरदस्त क्वेश्चन कह रहा एपिजियोटॉमी आमतौर पर किस दिशा में दी जाती है।
मिड लाइन या मेडियोलेटरल या लेटरल या वर्टिकल। तो कह रहा है एपिजियोटॉमी आमतौर पर किस दिशा में दी जाती है? तो एपिजियोटॉमी आमतौर पर दी जाती है क्या? मेडियोलेटरल। मेडियोलेटरल कह रहा मेडियोलेटरल चीरा गुदा की चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, नवजात का सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? 20 से 30, 30 से 40, 50 से 70 या 15 से 25 पर मिनट। तो किसका कह रहा है नवजात का सामान्य श्वसन दर कितनी होती है? तो नवजात का सामान्य श्वसन दर होता है 30 से 40 पर मिनट। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा है। सेशन ये अच्छा लग रहा है तो सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक, शेयर, और चैनल को अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए और कमेंट भी जरूर कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। तो आइए बढ़ते हैं आगे समय न बर्बाद करते हुए। ये तो आप करते रहेंगे या नहीं करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस पढ़ना आना चाहिए। गर्भनाल अम्बिलिकल कार्ड में कितनी रक्त नलिकाएं होती हैं? एक आर्टरी, एक वेन, यानी एक धमनी और एक सिरा, या दो धमनी एक सिरा, या दो सिराएं और एक धमनी, या तीन धमनी। तो क्या कह रहा है? कह रहा है गर्भनाल में अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी रक्त नलिकाएं होती हैं? तो गर्भनाल में दो धमनी और एक सिरा होती है, यानी 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। दो धमनी और एक सिरा गर्भनाल में क्या होती हैं? रक्त नलिकाएं होती हैं। दो धमनी भ्रूण से अपशिष्ट निकालती हैं। जो दो धमनियां होती हैं वह क्या करती हैं? भ्रूण से अपशिष्ट को क्या करती हैं? निकालती हैं। और एक सिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है। जो एक सिरा होती है वह क्या होती है? ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करती है? ये पहुंचाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सीटोसिन या प्रोजेस्टेरॉन या रिलैक्सिन या प्रोलैक्टिन। तो क्या रहा है? कह रहा गर्भाशय संकुचन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? तो गर्भाशय संकुचन के लिए हमारा उत्तरदायी कौन है? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों को क्या करता है? संकुचित करता है और प्रसव को आरंभ करता है। नेक्स्ट कह रहा भ्रूण की नाल प्लेसेंटा कब बनना शुरू होती है? सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फिफ्थ वीक या 8th वीक। जो हमारा जो भ्रूण की नाल होती है यानी प्लेसेंटा कब बनना शुरू होती है? प्लेसेंटा को ही नाल कहते हैं। कब बनना शुरू होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा 3rd वीक यानी तीसरे सप्ताह में। ट्रोफोब्लास्टिक कोशिकाएं तीसरे सप्ताह में क्या होती हैं? प्लेसेंटा का निर्माण प्रारंभ करती है। तो कौन सी कोशिकाएं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, कौन सी कोशिकाएं क्या करती हैं? प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। तो प्लेसेंटा का निर्माण कौन करती हैं? ट्रोफोब्लास्टिक कोशिकाएं, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है नवजात में जन्म के समय वजन कम होना सामान्य है या नहीं? तो कह रहा है नवजात में जन्म के समय वजन कम होना सामान्य है या नहीं? तो हमारा राइट आंसर नहीं, हाँ, केवल समय पूर्व शिशु में या केवल जुड़वा में। तो कह सकते हैं नवजात में जन्म के समय वजन कम होना सामान्य है, हाँ, सामान्य माना जाता है। जन्म के 3-4 दिन में 10% तक वजन घटना सामान्य है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या है? संक्रमण, गुणसूत्री विकार, चोट या पोषण की कमी। तो कह रहा है गर्भपात का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो गर्भपात का सबसे सामान्य कारण हमारा क्या है? तो गर्भपात का सबसे सामान्य कारण होता है गुणसूत्री विकार, क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज, गुणसूत्री विकार। कर भ्रूण में गुणसूत्र दोष प्रारंभिक गर्भपात का मुख्य कारण है। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण कौन सा है? एडिमा, नौसिया, एनीमिया या फीवर। प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण कौन सा है? तो प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण होता है हमारा एडिमा यानी सूजन। तो सूजन क्या करता है? प्री एक्लेम्सिया का मुख्य लक्षण सूजन, प्रोटीन यूरिया और उच्च रक्तचाप में क्या है? प्री एक्लेम्सिया के प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट
कह भ्रूण में पहला विकसित होने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क, हृदय, लीवर, किडनी। तो भ्रूण का पहला विकसित होने वाला अंग कौन सा है? हमारा होता है हार्ट, हृदय। भ्रूण में सबसे पहले हृदय तीसरे सप्ताह में विकसित होकर धड़कने लगता है। बढ़ते हैं आगे। कह रहा प्री एक्लेम्सिया में सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? प्रोटीन यूरिया, एनीमिया, पॉलीयूरिया या फीवर। तो कह रहा प्री एक्लेम्सिया में सबसे प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? प्री एक्लेम्सिया में सबसे प्रमुख लक्षण होता है प्रोटीन यूरिया यानी मूत्र में प्रोटीन। प्री एक्लेम्सिया में उच्च रक्तचाप और मूत्र में प्रोटीन की उपस्थिति प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट। कर प्रसव के तीसरे चरण में कौन सी जटिलता सबसे अधिक देखी जाती है? प्लेसेंटा का रुका रहना, रिटेंड प्लेसेंटा या शोल्डर डायस्टेसिया कंधे का अटकना या यूटेराइन रप्चर गर्भाशय फटना या कार्ड प्रोलैप्स नाल का पहले आना। तो कह रहा प्रसव के तीसरे चरण में कौन सी जटिलताएं सबसे अधिक होती है? तो प्रसव के तीसरे चरण में सबसे अधिक जटिलता कौन सी देखी जाती है? तो हमारा 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का रुका रहना। तो तीसरे चरण में प्लेसेंटा का न निकलना पोस्टमार्टम हेमोरेज का कारण बन सकता है। नेक्स्ट। कर नवजात का सामान्य श्वसन दर 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60 या 10 से 20। तो नवजात का जो सामान्य श्वसन दर होता है हमने अभी पढ़ा है 30 से 40 श्वास पर मिनट होता है। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा प्रसव के दौरान भ्रूण हृदय दर सामान्य से कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया, अनियमित धड़कन या मरमर। तो कह रहा प्रसव के दौरान भ्रूण हृदय दर सामान्य से कम हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो हम इसे कहेंगे ब्रेडीकार्डिया। इसे कहते हैं क्या? ब्रेडीकार्डिया। भ्रूण की हृदय दर 110 बीट्स पर मिनट से कम होने को ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट। कह नवजात में श्वसन संकट का प्रमुख कारण क्या होता है? सर्फेक्टेंट की कमी, निमोनिया, हृदय दोष या आकांक्षा एस्पिरेशन। कह रहा नवजात में श्वसन संकट का प्रमुख कारण क्या होता है? सर्फेक्टेंट की कमी। सर्फेक्टेंट की कमी, डिफिशियंसी मतलब क्या होता है? कमी। सर्फेक्टेंट की कमी, सर्फेक्टेंट की कमी से एल्वेओली का संकुचन होता है जिससे श्वसन संकट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट। फिर अगला क्वेश्चन कर रहा प्रसूता में गर्भाशय संक्रमण से बचाव के लिए कौन सी दवा दी जाती है? पैरासीटामॉल, एंटीबायोटिक्स, आयरन पूरक, आयरन सप्लीमेंट्स या एंटी परटेंसिव यानी रक्तचाप रोधी दवा। एंटी हाइपरटेंसिव यानी रक्तचाप रोधी दवा। तो क्या प्रसूता की गर्भाशय संक्रमण से बचाने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? प्रसूता को गर्भाशय संक्रमण से बचाने के लिए दिया जाता क्या? एंटीबायोटिक्स। कर प्रसव के बाद संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक दी जाती है। तो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या रहा, मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? एक्लेम्सिया, पोस्टमार्टम हेमोरेज, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर यानी अवरुद्ध प्रसव या सेप्सिस संक्रमण। तो कह रहा मातृ मृत्यु का प्रमुख कारण क्या होता है? पोस्टमार्टम हेमोरेज यानी प्रसव के बाद ज्यादा रक्तस्राव मातृ मृत्यु दर का क्या होता है? कारण बनता है। पोस्टमार्टम हेमोरेज प्रसवोत्तर रक्तस्राव विश्व भर में मातृ मृत्यु का सबसे प्रमुख कारण है। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो यदि आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आपने कितने क्वेश्चन किए, किसमें 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर, और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही शानदार जबरदस्त टॉपिक के साथ। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कोई भी समस्या हो, तो उन सबका समाधान आपका जरूर किया जाएगा। तो एक बार कमेंट करके जरूर देखिए, आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।